हेलो दोस्तों, मैं एस2 में आपका स्वागत है। अभी प्रीलिम्स के ये क्वेश्चन की एक नई सीरीज चला रहा हूँ जिस पर आपको प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मैं एस2 पर आप जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल भी है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है। आप दोनों पर जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आपको और अच्छी भी वीडियो बनाऊँगा। मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आपको एक एग्ज़ाम के लेवल की प्रिपरेशन हो और एग्ज़ाम टाइम में आप अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है नॉन फंजिबल टोकन पर बेस्ड है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉन फंजिबल टोकन। पहला स्टेटमेंट है नॉन फंजिबल टोकन है डिजिटल असेट and are attached to a distinct value with certificate of authority. The asset cannot be easily and endlessly duplicated. Second statement, they help to tokenize like art, collectible and even real estate. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला जो स्टेटमेंट है नॉन फंजिबल टोकन एक डिजिटल असेट है, ठीक है, एंड आर अटैच्ड टू अ डिस्टिंक्ट वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिस्टिंक्ट वैल्यू विद सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी एंड असेट कैन नॉट बी इजिली एंड इंडेलेसली डुप्लीकेटेड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, पहले आप फंजिबल असेट को समझें, उसके बाद नॉन फंजिबल असेट। फंजिबल असेट वो होता है जिसको हम एक एक्सचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपने एक बुक ली, मार्केट से परचेज की, वो बुक आप जितने में ले रहे हैं मे भी कि आप उतने में या उससे ज़्यादा या कुछ उससे कम में आप उसको बेच सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पॉलिटी की बुक ली, तो पॉलिटी की बुक से आप इकोनॉमी की बुक को एक्सचेंज कर सकते हैं। या लेट से कि आपके पास 100 रुपीज़ की एक नोट है, तो आप उसको 10 रुपीज़ की 10 नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है, राइट। तो ये फंजिबल होता है, फंजिबल। अब नॉन फंजिबल का ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक पॉलिटी की एक बुक ली, ठीक है, वो बुक अभी तो फंजिबल है, ठीक। उस पर आपने उसको लाया, उस पर आप उसको अंडरलाइन किए, कुछ आपको जहाँ इंपॉर्टेंट लगे तो आपने कुछ वहाँ अपने हाथों से पेन से आपने लिखा भी सही, तो वो अब अपने आप में एक यूनिक हो चुकी है, नॉन फंजिबल हो चुकी है। अब वो आप लेट से कि 500 रुपये की परचेज किए थे, तो वो अब आप 500 की नहीं हुई, आपको एक यूनिक वैल्यू हो गई उसकी, क्योंकि उस पर आपने मेहनत करी है, ठीक है। तो अब वो नॉन फंजिबल हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ें यूनिक हो जाती है, जो यूनिक हो गई तो वो अब मतलब किसी भी फॉर्म में कि आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो वो नॉन फंजिबल हो गई। ये चीज़ें डिजिटल आर्ट के लिए भी है, गैलरी के लिए, डिजिटल में कोई कुछ भी है, उन सब के लिए है, ठीक है। तो ये नॉन फंजिबल होता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, दे हेल्प टोकनाइज थिंग्स लाइक आर्ट, कलेक्टिबल एंड रियल एस्टेट, डेफिनेटली ट्रू, ये भी सही है, यही होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉन फंजिबल टोकन ये सब चीज़ें होती है जो एक्सचेंज नहीं की जा सकती, अपने आप में एक यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, ठीक है, आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात की है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज constituted by Reserve Bank of India (RBI) under the RBI Act 1934. Second statement, the committee comprised 6 members, 3 officials from the RBI and 3 external members nominated from the Government of India. ठीक, देखिए इसका पहला जो स्टेटमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई, नहीं गाइस, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट करती है, ठीक है। अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, ये करेक्ट है, इसी के अंडर में करती है, बट आरबीआई नहीं करती, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक। पहला स्टेटमेंट में ये गलती है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द कमेटी कंप्राइज 6 मेंबर, 3 आरबीआई की साइड से होते हैं, ठीक है, प्लस 3 जो मेंबर होते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। पहले स्टेटमेंट में मैं जैसे आपको बताया कि कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय आरबीआई, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
A zero coupon bond is a debt security instrument that does not pay any interest. Second, treasury bill are zero coupon security and does not pay any interest. चलिए बात करते हैं इस पर। जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि उस पर कोई सा भी बॉन्ड है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वो डेप्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होता है। डेप्ट सिक्योरिटी मतलब कि आपने मान लीजिए कि आपने इशू किया, तो आपने एक बॉन्ड इशू किया, तो वो एक आप किसी से पैसा लेंगे ना, तो पैसा ले रहे हैं दैट मीन्स कि डेप्ट आप ले रहे हैं, डेप्ट सिक्योरिटी है, ठीक है। आप उसको एक पेपर के फॉर्म में, किसी फॉर्म में आप उसको एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, है तो वो डेप्ट। इसलिए एक कोई सा भी बॉन्ड होता है वो डेप्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट ही होता है, ठीक है, डेप्ट ही होता है, राइट। पर इस जीरो कूपन के केस में दैट डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट, ये करेक्ट है। कैसे इंटरेस्ट नहीं, देखिए मान लीजिए आपने एक बॉन्ड इशू किया 100 रुपए का, उसकी ये फेस वैल्यू है 100 रुपए। वो जो बायर्स था उसने परचेज किया आपसे 95 रुपीज़ में, लेट से, ठीक है, 95 लेस देन 100 का मतलब ये है इसका मतलब। तो 95 में उसने परचेज किया। अब वो सपोज उसको जब उसकी मैच्योरिटी होगी तो इस बायर्स को मिलेंगे कितने आपसे, 100 रुपीज़ ही मिलेंगे। पर आज तो वो 95 में परचेज किया, मीन्स उसको कुछ डिस्काउंट पर मिल गया कि 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू तो 5%, 10%, 8%, ठीक है, कुछ उसको डिस्काउंट पर बॉन्ड मिला, परचेज किया। जब उसकी मेच्योरिटी पूरी होगी तो वो उसको पूरी फेस वैल्यू मिलेगी, तो उसको फ़ायदा क्या हुआ, यही फ़ायदा हुआ ना कि आज उसको डिस्काउंट पर मिला, और एट द एंड जब उसको उसका मेच्योरिटी पूरा हो जाएगा तो उसको पूरा फेस वैल्यू का प्राइस मिलेगा, ठीक। तो उस पर क्या हुआ, एक्चुअली उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, इंटरेस्ट उसको नहीं मिला, बस उसको डिस्काउंट के रूप में जो फायदा हुआ वो हुआ। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रेजरी विल आर जीरो कूपन सिक्योरिटी एंड डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट, ये भी सही है। देखिए कैसे, ट्रेजरी विल जो होता है वो जीरो कूपन ही होता है। ट्रेजरी विल मतलब कि शॉर्ट टर्म होता है, मतलब कि लेस देन 1 ईयर होता है, 3 टेन्यूर में होता है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए होता है, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट टर्म्स के लिए ही होता है, शॉर्ट टर्म मतलब कि लेस देन 1 ईयर है। तो ये ट्रेजरी विल भी इसी में आता है, ठीक, याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, आंसर सी। देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट पे नो इंटरेस्ट एंड ट्रेड एट अ डिस्काउंट टू इट्स फेस वैल्यू। जैसे मैं आपको समझाया कि 100 रुपीज़ का बॉन्ड था, आपको 95 में मिल गया, तो ये 5% का डिस्काउंट पर मिला आपको। एट द एंड आपको जब मेच्योरिटी पूरी होगी तो आपको 100 रुपये ही मिलेगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्योर डिस्काउंट बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड। यूएस ट्रेजरी बिल आर एग्जाम्पल, यूएस ट्रेजरी ले लें आप, इंडिया की ट्रेजरी का कोई सा भी बिल ले लें, ठीक है, वो इसी में आता है। अगला क्वेश्चन है एनपीएस के बारे में बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये ध्यान रखना आपको, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल पेंशन स्कीम। इट इज सुपरवाइज्ड बाय पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। सेकंड, एनपीएस इज मैंडेटरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड आर्म पर्सोनल, आर्म फोर्स पर्सोनल, ठीक। राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑप्ट आउट ऑफ एनपीएस फॉर देयर एम्प्लॉइज। Return in investment in the एनपीएस सिस्टम इज फिक्स्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। चलिए बात करते हैं, इट इज सुपरवाइज्ड बाय पीएफआरडीए, ये करेक्ट है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है, वो पीएफआरडीए के द्वारा ही सुपरवाइज की जाती है। इसमें पूछा गया नॉट करेक्ट, तो पहला करेक्ट हो गया, मीन्स पहला तो अपने ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो पहला तो ये आप इसको हटा दें, इसको हटा दें, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक। अब ट्रू एंड फोर्थ, तो फोर्थ बाय डिफॉल्ट इसके अनुसार करेक्ट है, करेक्ट का मतलब इनकरेक्ट है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक। अब सेकेंड पर चेक करते हैं, एनपीएस इज मैंडेटरी बाय द सेंट्रल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड आर्म पर्सोनल। देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो मैंडेटरी होता है, पर आर्म पर्सोनल के नहीं होता, ठीक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी मैंडेटरी होता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी मैंडेटरी होता है। एक्चुअली गवर्नमेंट नहीं है एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दोनों के लिए मैंडेटरी होता है, बट आर्म पर्सोनल के लिए नहीं होता, आर्म फोर्सेस के लिए, ठीक। तो सेकंड गलत हो गया, तो आंसर तो अपना मिल चुका है कि आंसर तो यही होगा, बी। अगले भी बात करते हैं बाकी ऑप्शन जो है, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑप्ट आउट ऑफ द एनपीएस सिस्टम फॉर देयर एम्प्लॉइज, ये सही है। अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपने जो उनके एम्प्लॉइज हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनको एनपीएस से बाहर कर लिया है, ठीक है, उनको किसी और रूप में बेनिफिट देना चाहती है, राइट। रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट इन द एनपीएस सिस्टम इज फिक्स्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं फिक्स करती, तो ये भी फोर्थ भी गलत है, सेकंड भी गलत है, मतलब अपना आंसर
बी हो गया, ठीक। चलिए देखिए, सेंट्रल सेकंड जो है फिक्स्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बट नॉट फॉर द आर्म फोर्स पर्सोनल, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट जो था वो नो फिक्स्ड रिटर्न ऑन एनपीएस, एनपीएस में कोई फिक्स्ड रिटर्न ही नहीं होता, तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल हो गया, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द पेंशन फंड मैनेजर एंड स्कीम दैट यू चूज, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया में जब कोई नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होता है तो उसके बारे में बात कर रहा। पहला स्टेटमेंट है द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट आर चेंज, क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट आर चेंज इन द नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट in India, it's exclusive power of the state government and central government does not have any role in it, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव पावर, कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड होते हैं जो आपको पकड़ना है, ठीक है। यूपीएससी बहुत ऐसे फंसाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है द स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट बाय सिंपली इशूइंग एन ऑर्डर और थ्रू गजेट नोटिफिकेशन। तीसरा है एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश हैज द मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। देखिए सबसे पहले तो इसके ऑप्शन अगले स्लाइड में दिए हैं, ये हैं। सबसे पहले तो आप तीसरे स्टेटमेंट को, ये जो मध्य प्रदेश हैज द मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले तो आप इसी को बाहर करें। देखिए आपको पता है कि मध्य प्रदेश में हैं तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट, बट इतने नहीं कि सबसे ज़्यादा हों। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं और सबसे ज़्यादा यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये आप भाई थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट आर चेंजेस ऑफ द नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, देखिए स्टेट गवर्नमेंट करता है, कर सकता है, बट एक्सक्लूसिव पावर नहीं होती कि वो सब कुछ अपने से ही कर जाए। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल, ये तो गलत हो गया, ठीक। तो पहला भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, आंसर तो अपने को मिल गया। सेकेंड, द स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो क्रिएट अ न्यू डिस्ट्रिक्ट बाय सिंपली इशूइंग एन ऑर्डर। हाँ पक्का ट्रू है, थ्रू गजेट नोटिफिकेशन, या तो ऑर्डर को इश्यू कर दे गजेट में, या कोई गजेट नोटिफिकेशन इशू कर दे, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल पास कर दे, ये सब तरीके होते हैं। इसलिए पहला और तीसरा गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। तो पहला तीसरा गलत, मतलब ये सही, गलत, ये गलत, तीसरा भी गलत, तो ये भी गलत, ये सही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। देखिए who decide on creating or describing the district or changing their boundary, this power lie with the state government who can pass law in the assembly में law पास कर सकता है, or simply issuing an order and notifying in the gazette। देखिए कोई सा भी काम होता है जैसे कि नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना, या फिर जो रेलवे स्टेशन का कुछ नाम चेंजेस होते हैं ना, तो वो चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट करती है। बट स्टेट गवर्नमेंट जब करती है तो उसके बाद वो क्या करती है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर वो नोटिफिकेशन सेंड करती है ताकि वो चीज़ें अपडेट हो सके, राइट। क्योंकि वो पर्टिकुलर, मान लीजिए कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं दिया, अपडेट नहीं किया, तो वो चीज़ें स्टेट में तो मान लीजिए कि वो अपना पूरा काम कर देंगे, बट पूरे इंडिया लेवल पर वो चीज़ें अपडेट नहीं होगी, तो लोगों को तो पुरानी चीज़ें पता रहेगी ना, इसलिए उसको अपडेट करना पड़ता है, ठीक। द सेंट्रल गवर्नमेंट डज प्ले अ रोल, however when the changes in the name of a district or railway station is completed, the request of the state government in this regard is sent to the several central government department, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर ये रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है बिफोर अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज इशू, ठीक। उत्तर प्रदेश है द मोस्ट 75 एंड फॉलो बाय मध्य प्रदेश 52, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट समटाइम्स इन न्यूज इज रिलीज्ड बाय होम, राइट। वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, IMF, OECD। देखिए सबसे पहले तो आप कुछ, मतलब कहते हैं ना एक कि आपको कुछ एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमी, सबसे पहले तो इकोनॉमी की बात कर रहा, तो देखिए इकोनॉमी में यूनेस्को का तो कोई रोल होता नहीं है, ठीक। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट का काम करता है, तो ये भी नहीं रिलीज कर सकते, ये भी नहीं, तो दो ऑप्शन तो अपने हटा लिया ऐसे ही। अब OECD ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं रिलीज करता है, ये IMF का ही काम है और IMF ही करता है बाय द वे,
ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पर मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमी है, तो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमी से जुड़ी हुई कुछ जो टर्म्स ना हो वो उनको आप बाहर कर सकते हैं। ठीक, तो इसका IMF आंसर हो गया। IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश इट्स अपडेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ईच ईयर। IMF रिलीज 2 WEO रिपोर्ट। ठीक, 1 अप्रैल में रिलीज करता है और 1 अक्टूबर में, बट जिसको अपडेट करता है वो महीने, साल के 2 महीने जनवरी एंड जुलाई में करता है, रिलीज करता है। ये आपको जानना जरूरी नहीं है कि कौन कौन से महीने में करता है, बस आप तो ये समझ लें कि साल में 2 रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, WIMF। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिट फॉर 55 पैकेजेस recently seen in news is related to what? Energy security, climate change, global public health, internal security। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे थोड़ा सा तो ये आप आंसर तो डायरेक्ट इजिली पहुंच जाएंगे। ये क्लाइमेट चेंज की बात करता है। कैसे? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि 2030 का टारगेट रख के, मतलब कि यूरोपियन यूनियन ने एक निकाला है कि 55% उसको जो है इमिशन कम करना है। तो ये उसी के बारे में बात करें 2030 के बारे में। काहे के बारे में? इमिशन मतलब कि क्लाइमेट चेंज, राइट? तो ये आंसर बी हो गया। ठीक है, देखिए, Fit for 55 is a package by European Union designed to reduce the European Union greenhouse gas emission, ठीक है, by 55% by 2030। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of these following nation border रेड सी? रेड सी के से कौन कौन से कंट्री का बॉर्डर है वो पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एरिट्रिया, चैड, साउथ सुडान, इजिप्ट, इथोपिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रिक याद करवा दूं कि रेड सी के बारे में आप एक देसी ट्रिक याद कर लें, DEESS। ठीक, ये 6 कंट्री जो हैं रेड सी से बॉर्डर शेयर करती हैं। अब आप समझ लें कि ये जो भी हैं, तो इनके अलावा अगर कोई नाम आ रहा तो वो तो नहीं होगा। तो देखिए, सी, चैड तो इसमें तो है नहीं, तो सबसे पहले सेकंड ऑप्शन को हटाइए। सेकंड ऑप्शन जहां जहां जिस स्टेटमेंट में आप हटा सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 ऑप्शन ऐसे ही हट गए। आंसर तो आपको मिल चुका है पहले ही। तो आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। कम से कम 2 स्टेटमेंट, मतलब 2 ऑप्शन जो हैं वो तो इजिली एलिमिनेट आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, डी से क्या होता है? जिबूती होता है। ई से क्या होता है? इजिप्ट होता है। तो इजिप्ट ये दिया है, मतलब फोर्थ। ठीक है, फिर ई से इरिट्रिया भी है, तो ये इरिट्रिया पहला स्टेटमेंट भी है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो ये हो गया। एस से एक सूडान होता है एंड दूसरा सऊदी अरेबिया होता है। एक साइड सूडान है, एक साइड सऊदी अरेबिया है। ठीक है, ये रेड सी की ऐसी एक रेड सी है। ठीक है, तो इधर सऊदी अरेबिया है और इधर सूडान है, यहाँ पर इजिप्ट है, राइट। फिर बाई से यमन हो गया। तो देखिए, आप ये समझ लिए कि डबल ई जो है, एक तो एरिट्रिया है और दूसरा इजिप्ट है, ये इथोपिया नहीं है। 3 ई का तो यहाँ है ही नहीं, बस आपको ये भी समझना है कि इथोपिया नहीं है। तो आंसर तो इसका मिल चुका है, राइट। ये ट्रिक मैं लिख दिया हूँ, आप इसको DEESS से भाई याद कर सकते हैं। डी से जिबूती होता है, ई से इजिप्ट, अगले ई से इरिट्रिया, सुदान एस से, और एस से सऊदी अरेबिया, बाई से यमन। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं। आप इनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें पहले खुद। आपका जो भी स्कोर है, 5 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको मिलेंगे, उस पर आपका जो भी स्कोर है आप उसको कमेंट्स करें। ठीक है, और अपने आप को चेक करें, मुझे भी पता चलेगा कि आपका क्या लेवल है। और आप मेनली मुझसे ज़्यादा आप अपने आप को चेक करें और आप बताएं कमेंट्स में कि आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो गलत हुए क्यों गलत हो रहे हैं, आप उनको रेक्टिफाई करें, समझें कि क्यों गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, और चैनल पर जुड़े रहें। चैनल पर वीडियो को आप देखिए, जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनको मेंशन करिए, मैं कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।